नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी परीक्षाओं की। हमारी दोस्तों विशेष सीरीज का आज है पार्ट नंबर 43। इससे पहले दोस्तों अभी तक हमने 42 पार्ट आपको प्रोवाइड करवाए हैं, 42 क्लासेस दोस्तों एक तरह से हमने ली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, उसमें हमने दोस्तों आपको पीवाईस क्यूज करवाए हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी करवाए हैं जिनके आने की सबसे ज़्यादा दोस्तों पॉसिबिलिटी रहती है। आज भी दोस्तों एक और हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं, मॉडल पेपर 2024 के नाम से, जिसमें दोस्तों हम आपको पीवाईस क्यूज भी करवाएंगे। इसके अलावा नए इनोवेटिव क्वेश्चंस भी करवाएंगे जो कि दोस्तों आपको आगामी उत्तराखंड एलटी परीक्षा में भी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों अन्य एग्जाम लाइक उत्तराखंड प्रवक्ता और अन्य परीक्षा जहां पर दोस्तों आपसे टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, वहां पर दोस्तों आपको मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों आपका पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, आप घड़ी भी चला देते हैं। फ्राइड के अनुसार एक अचेतन अंश जो मूल प्रवृत्ति अंतर्नोद का परिणाम होता है, अकॉर्डिंग टू फ्राइड एन अनकॉन्शियस पार्ट विच इज द रिजल्ट ऑफ बेसिक इंस्टिक्चुअल इम्पल्सेस। दिस इज अहम, चेतन, इड या फिर लिबिगो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इड इज द राइट ऑप्शन। तो फ्राइड के अनुसार एक अचेतन अंश जो कि मूल प्रवृत्ति अंतर्नोद का परिणाम होता है, तो उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसको हम इड बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, बलि का बकरा बनना किस रक्षा युक्ति पर सटीक बैठता है? ये प्रक्षेपण है, विस्थापन है, प्रतिक्रिया निर्माण है या फिर पुनःस्थापन है? बिकमिंग अ स्केपगॉट फिट्स विच डिफेंस स्ट्रेटेजी। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बलि का बकरा बना दिया, तो ये किसके अंतर्गत दोस्तों आता है? तो एक्चुअली दोस्तों ये किसके अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपका क्या आता है? विस्थापन के दोस्तों ये अंतर्गत आता है। ठीक है, सो विस्थापन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, परीक्षण के उपयोग योग्य होने का निर्धारण होता है कि भैया वो जो परीक्षण है वो वैलिड है या नहीं, कौन बताएगा? मानक है, वस्तुनिष्ठता है, वैधता है, व्यवहारिकता है। सो the useful of the test is determined by the standard, objectivity, legality या फिर practicality. So right option is वैधता। दोस्तों किसी भी परीक्षण के उपयोग योग्य होने का जो निर्धारण होता है कि वो जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसकी वैधता को दोस्तों वो निर्धारित करता है। वैधता दोस्तों उसको बताती है। अगला देखेंगे, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालयों में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, क्या कहलाता है? तो इसके बारे में दोस्तों हम कई बार बता चुके हैं। रिसर्च विच इज रिलेटेड टू सोशल प्रॉब्लम एंड कंडक्टेड बाय द स्कूल मैन पावर फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्टिविटीज इन द स्कूल इज कॉल्ड, इट इज नोन एज अ क्रियात्मक अनुसंधान, यानी कि इसको एक्शन रिसर्च बोला जाता है। विद्यालय की जितनी भी समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए जो अनुसंधान किया जाता है उनको हम क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जानते हैं। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? यानी कि ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन का दोस्तों कौन सा पार्ट नहीं है? मूल्यांकन के 3 कोण होते हैं तो उसमें कौन नहीं आता है? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या फिर अधिगम अनुभव। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा भाई? एजुकेशनल पर्पस, इवैल्यूएशन, टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण अनुभव दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो मूल्यांकन की जो ट्रायंगल है उसमें आता है आपके ऑब्जेक्टिव, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि अधिगम अनुभव इसके अंदर आता है। शिक्षण अनुभव इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि डीएटी में से किसके अतिरिक्त सभी उपमान्य सम्मिलित हैं? यानी कहने का मतलब यह है कि डीएटी में कौन नहीं आता है? डीएटी में सारे स्किल्स आते हैं, इसमें से कौन सा स्किल्स नहीं आता है? तो देखिए, अमूर्त तर्कना यानी कि एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, पिक्चर मेकिंग, बिल्डिंग लैंग्वेज या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो डीएटी के अंतर्गत कौन नहीं आता दोस्तों? डीएटी के अंतर्गत चित्र निर्माण नहीं आता है। बाकी सभी स्किल्स इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि इसके अंतर्गत दोस्तों रीजनिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग आती है, ठीक है, बिल्डिंग लैंग्वेज आती है यानी कि भाषा निर्माण, और इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आती है, यानी कि न्यूमेरिकल से संबंधित आपके प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं। तो बी वाला ऑप्शन पिक्चर मेकिंग इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद देखेंगे एनसीएफ 2005 के बारे में कौन सा सही नहीं आपको बताना है। नेशनल करिकुलम 2005 में इसका मुख्य लक्ष्य आत्मज्ञान है, प्रमुख सूत्र बिना भार के अधिगम है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी में 38 विद्वान थे, या फिर बालक निष्क्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा बालक निष्क्रिय रूप से नहीं दोस्तों, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है,
NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसके द्वारा तैयार की गई है? कोठारी समिति, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, SR रंगनाथन या फिर के कस्तूरी रंजन समिति, किसने दोस्तों इसको तैयार किया है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? दिस इज केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके द्वारा ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को दोस्तों प्रिपेयर किया गया है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, फ्लेंडर के बारे में सही नहीं है। फ्लेंडर्स की प्रविधि का प्रयोग शाब्दिक व्यवहार में होता है। फ्लेंडर की कक्षा निरीक्षण प्रविधि 1963 में वर्ग प्रणाली प्रयोग व संकेत प्रणाली का प्रयोग। फ्लेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली में शिक्षक व्यवहार के 7 वर्ग व छात्र वर्ग के 2 व 1 मौन कथन होता है। फ्लेंडर प्रविधि में सामाजिक भावात्मक वातावरण का निरीक्षण नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों वो बिल्कुल इसका करेक्ट है, जो कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्लेंडर बिल्कुल सही नहीं है कि फ्लेंडर प्रविधि में सामाजिक भावात्मक वातावरण का निर्माण नहीं किया जाता है, निरीक्षण नहीं किया जाता है, इनका निरीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी या एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है, इस तरह का परीक्षण क्या होता है? ए टेस्ट जिसको हम डिजाइन करते हैं टू एक्सप्रेस पर्सन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिफिशिएंसी इन वन और मोर एरिया, इस तरह का जो टेस्ट होता है ऐसा कौन सा टेस्ट होता है दोस्तों? ऐसा जो टेस्ट होता है वो उसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। निदान करने के लिए जो निदानात्मक परीक्षण होता है ना, कि अगर कोई व्यक्ति है उसकी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट निकालते हैं। फिर उसके बाद रेमिडियल टेस्ट लिया जाता है या फिर उपचारात्मक टेस्ट परीक्षण किया जाता है, ठीक है, कमियों को दूर करने के लिए। जैसे उपचारात्मक शिक्षण होता है वैसे ही दोस्तों आपका उपचारात्मक टेस्ट होता है। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा प्रतिमान शिक्षक छात्रों को संप्रत्यय निर्माण व संप्रत्यय पुनर्निर्माण में सहायक है? यानी कि कौन सा मॉडल है जो हेल्प करता है कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट को? पूछताछ शिक्षण प्रतिमान, सूचना प्रक्रम प्रतिमान, सहकारी अधिगम या फिर अग्रिम संगठन प्रतिमान। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइज मॉडल यानी कि अग्रिम संगठन प्रतिमान है, वो बच्चों को उनके कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन में सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, अभिक्रमित अनुदेशन क्या है? कक्षा कक्ष में अधिगम है, स्वतः अधिगम है, अध्यापक केंद्रित अधिगम है, क्लासरूम लर्निंग, सेल्फ लर्निंग या फिर टीचर सेंटर्ड लर्निंग। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? बहुत आसान है आपके लिए दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज सेल्फ लर्निंग, ठीक है ना। सेल्फ लर्निंग है ये आपका बिल्कुल छात्र केंद्रित होता है, ठीक है, और ये स्क्रीनर के द्वारा जो क्रिया प्रसूत का सिद्धांत है उस पर दोस्तों ये आधारित है। इसमें बच्चा स्वतः अपनी गति से सीखता है और इसमें आपको रेनफोर्समेंट भी मिलता है और स्वमूल्यांकन भी इसमें होता है। तो स्वतः अधिगम इसके अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? आसुबेल, हल, पियाजे, स्किनर। हु इज द फादर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मॉडल? सो हु इज द फादर ऑफ प्रोग्राम लर्निंग मॉडल? राइट ऑप्शन एस स्किनर। अभी हमने दोस्तों इसके बारे में डिस्कस किया था, बीएफ स्किनर है दोस्तों जो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है दोस्तों? शिक्षण प्रतिमान एडवांस ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिपादक कौन है? कई बार दोस्तों हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिया, अभी डिस्कस हमने किया था भाई, जो कॉन्सेप्ट को निर्माण के लिए, कॉन्सेप्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए बालकों में मदद करता है वही है एडवांस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल। और इस शिक्षण प्रतिमान के दोस्तों जो प्रपाउंडर हैं वो कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, कौन है? डेविड आसुबेल है भैया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। कई बार दोस्तों ये बता दिया तो आपको ये रिवाइज होंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, निम्न में से कौन सी संप्रेषण की विशेषता नहीं है? आपने बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कम्युनिकेशन की। संप्रेषण गतिशील है, संप्रेषण अविराम है, संप्रेषण उत्क्रमणीय है, संप्रेषण अंतः क्रियात्मक है। भाई संप्रेषण क्या होता है? डायनेमिक होता है, कंटिन्यूस होता है, रिवर्सिबल होता है या फिर इंटरैक्टिव होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्क्रमणीय। यानी कि
जो संप्रेषण है वो रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल भैया कहाँ से हो जाएगा, एक बार दोस्तों आपने एक संप्रेषण किसी को भेज दिया तो वापस कैसे आएगा वो, ठीक है ना। तो ये इरिवर्सेबल होता है, रिवर्सेबल ना होकर इरिवर्सेबल होता है। तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा संप्रेषण चक्र से संबंधित नहीं है। संप्रेषण का दोस्तों एक साइकिल होती है, उससे कौन सा संबंधित नहीं है। तो स्रोत है, संज्ञान है, संदेश है या फिर प्रतिपुष्टि है। तो संप्रेषण में कौन कौन आते हैं दोस्तों, सोर्स, कॉग्निशन, मैसेज, फीडबैक। कौन नहीं आता आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कॉग्निशन, यानी कि संज्ञान दोस्तों इसके अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें दोस्तों आपका क्या आएगा, स्रोत आएगा, ठीक है, संदेश आएगा, प्रतिपुष्टि आएगी, ठीक है, माध्यम आता है, इसके अलावा प्राप्तकर्ता आता है, संप्रेषण करता आता है, ठीक है, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, बीच में माध्यम होता है, ठीक है, इसके अलावा पृष्ठपोषण, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन कॉग्निशन यानी कि संज्ञान इसके अंतर्गत नहीं आता है। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या बोलते हैं, स्पेशल एबिलिटी टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इज नोन एज अ एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, रिसर्च या फिर पोस्टुलेट्स, या सॉरी इंटरेस्ट या फिर पोस्टुलेट। क्या बोलेंगे इसको दोस्तों, एटीट्यूड बोलेंगे, इंटरेस्ट बोलेंगे, एप्टीट्यूड बोलेंगे या फिर पोस्टुलेट्स बोलेंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, किसी कार्य को करने की जो विशिष्ट योग्यता होती है उसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, उसको हम एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। दिस इज अभियोग्यता। अब देखिए ध्यान रखना है, कई लोग बोलेंगे अभिरुचि। देखिए अभिरुचि का किस कॉन्टेक्स्ट में अर्थ है यहाँ पर, इंटरेस्ट। अभिरुचि को कई बार एप्टीट्यूड भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अभियोग्यता को स्पेशली हमने बताया है कि दिस इज एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड की यहाँ पर बात हो रही है। कई जगह पे इसको अभियोग्यता बोलते हैं, कई जगह पे अभिरुचि को ही रुचि बोला जाता है। तो अभिरुचि है, रुचि है, तो आप इंग्लिश में जरूर देख लें। अभिरुचि यहाँ पर है इंटरेस्ट, ठीक है, नॉट दैट अभिरुचि की जो हम पढ़ते हैं दैट इज एप्टीट्यूड ना। तो यहाँ पर अभियोग्यता क्या है, एप्टीट्यूड के बराबर है, ठीक है। तो किसी कार्य को करने की विशेष योग्यता, दक्षता या प्रवीणता को ही दोस्तों हम अभियोग्यता के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, यदि एक अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है, ठीक है, यदि एक अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी बिताता है और ऐसा करने पर वो प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पे थकान भी अनुभव नहीं होती, तो वो निम्न में से सही विकल्प छांटे जो उसकी अभिव्यक्ति को दर्शाता है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है वो अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिता भी देता है, उसको ऐसे करने में बड़ी खुशी भी मिलती है और अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए वो समय निकाल लेता है और उसको उसमें थकान भी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी अभिव्यक्ति को कौन सा विकल्प इसमें सटीक रूप से दर्शाएगा, ये आपने दोस्तों बताना है। या उसकी अभिक्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति है, या उसकी रुचि और अभिव्यक्ति को दर्शाता है, या उसके खाली समय में सदुपयोग करने की अभिव्यक्ति को दर्शाता है, या उसकी अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह उसकी रुचि की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। भैया जिस काम में दोस्तों हमें इंटरेस्ट आता है ना, तो वहां पर हमें कभी भी थकान नहीं होती है, वहां खाली समय भी दोस्तों हम उसके लिए समय निकाल लेते हैं। लेकिन जिस काम में हमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आता, फिर उसको हम खाली समय भी होगा तो भी हमें करने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो हम जब भी आपने देखा होगा कि भैया अगर कोई चीज़ आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है तो आप उसमें कभी भी थकान का महसूस नहीं करेंगे, आप उसमें प्रसन्नता का अनुभव करेंगे और आप बिजी वक्त में भी आप उसके लिए समय निकाल लेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, टॉरेंस का सृजनात्मक परीक्षण द्वारा किस तत्व का मापन नहीं होता है। टॉरेंस ने सृजनात्मक परीक्षण निकाला था, किसका मापन नहीं होता, लचीलापन, धारा प्रवाहिता, मौलिकता या फिर तार्किकता। टॉरेंस क्रिएटिविटी टेस्ट क्या नहीं मेजर करता है, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, रीजनेबलनेस या फिर रिजाइलेंस, ठीक है। सो क्या इसको दोस्तों ये किसको नहीं करेगा, तो ये किसको नहीं करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। तार्किकता को दोस्तों ये मेजर नहीं करता है, ठीक है। रीजनेबलनेस इसको नहीं करता है ये, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, शिक्षण विधियों को समायोजित करना, ठीक है। जो कोई व्यक्ति है, अगर कोई टीचर है, अगर वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ख्याल रख रहा है, तो उसे क्या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप, ठीक। तो क्या वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, आप उसको
बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों को अगर आप सेल्फ स्टडी के लिए छोड़ देंगे, यानी कि लीविंग चिल्ड्रन टू स्टडी ऑन देयर ओन, तो इसका मतलब यह है कि वो टीचर इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान नहीं रख रहा है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या है, हर बच्चा दोस्तों माइंड में, रुचि में, इंटरेस्ट में, योग्यता में, हर चीज में डिफरेंट होता है अलग बच्चे से। तो अगर कोई शिक्षक है, अगर वो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रख रहा है, तो फिर वो बच्चों को कभी भी स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़ेगा। वो ध्यान देगा कि बच्चा कौन सा कमजोर है, उसको ज़्यादा टाइम देगा, पूरे इंडिविजुअल डिफरेंसेस का दोस्तों ध्यान रखेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सृजनात्मकता एक प्रकार का चिंतन है, अपसारी है, अभिसारी है, सही उत्तर पर चिंतन है, या फिर समाधान का सामान्य समाधान पर चिंतन है। ठीक है, तो क्रिएटिविटी किस टाइप की थिंकिंग है। ठीक, तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सभी लोग जानते हैं, इट इज अ डाइवर्जेंट थिंकिंग। ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा, अब सारी चिंतन है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास का प्रतिमान का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। कौन है दोस्तों इसके प्रोपाउंडर, गिलफोर्ड, जे गॉर्डन, एच गार्डनर, या फिर एल वाइगॉट्स्की। क्रिएटिविटी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, सृजनशीलता, तो इसके विकास का प्रतिमान किसके द्वारा प्रपाउंड किया गया। तो गिलफोर्ड हैं, गॉर्डन हैं, गार्डनर हैं, या फिर वाइगोट्स्की हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज जे गॉर्डन। तो जे गॉर्डन है दोस्तों, इनके द्वारा ही सृजनशीलता सृजनात्मकता के विकास के प्रतिमान को प्रतिपादित किया गया था। जे गॉर्डन इज द राइट ऑप्शन, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि एक चाइल्ड है जिसको मिनिमम बेसिक फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, ऐसे बालक को क्या बोला जाता है। अपराधी बालक, विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक, या फिर पिछड़े बालक। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रतिकूल परिस्थिति ग्रस्त बालक। ठीक है, प्रतिकूल यानी कि एक ऐसा बालक जिसकी परिस्थितियां उसके अनुकूल ना रही हो। ठीक है, तो ऐसे बालक को दोस्तों वंचित बालक, या फिर अलाभवंत, या हम कहते हैं ना जिसको लाभ नहीं मिला, अलाभावंतित, लाभावंतित, या फिर अलाभावंतित बालक भी कह देंगे, या फिर इसको दोस्तों सिंपली बोलेंगे डिसएडवांटेज चाइल्ड, ज्यादा बेटर रहेगा इंग्लिश में समझना। ठीक है, तो जिसको उतना अच्छे से लाभ नहीं मिला या वंचित बालक, तो इसको हम बोलेंगे डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक, जिसको लाभ नहीं मिला किसी भी तरह का, हर चीज में प्रतिकूल परिस्थितियां मिली हैं, अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिली हैं, लाभ से वंचित रहा है हर तरह के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, विभिन्न शिक्षण विधियां, या फिर विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। तो कौन सी संबंधित नहीं है, यह है दोस्तों आपकी खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। ठीक है, देखिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, इनके लिए ये विधि दोस्तों प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। लाइक खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम, यानी कि आप क्या दे रहे हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी दोस्तों आप इसको करवा रहे हैं, तो ये दोस्तों किसके लिए होती है, ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होती है। ठीक है, तो विशेष अवस्था वाले बालकों के लिए दोस्तों ये जो विधि है ये प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। ठीक है, पाठ्यक्रम का डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, भिन्न शिक्षण विधियां, डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आप लगानी पड़ेंगी, जो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है। एंड विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, यानी कि ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज, दीज ऑल आर करेक्ट। लेकिन खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, यानी कि स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दोस्तों ये ज़्यादातर ये प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनके लिए ज़्यादा बेटर रहती है। 25 देखेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के संप्रत्यय की पूर्ण जानकारी एक शिक्षक को योग्य बनाती है। कहाँ योग्य बनाती है, अन्य विद्यार्थियों से अंतःक्रिया में, उपयुक्त शिक्षण व्यू रचना में, विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार में गहन सूझ विकसित करने में, या फिर विषय वस्तु के संप्रत्यय स्पष्टीकरण में।
ठीक। सो अगर आपको नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज है कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, तो टीचर को दोस्तों बनाती है विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहार के गहन सूझ को विकसित करने में। यानी कि जो अनडिजायरेबल या फिर अनवांटेड बिहेवियर है स्टूडेंट्स का, तो वो क्यों हो रहा है, इसके बारे में दोस्तों आपकी समझ को विकसित करती है, जब आपको नॉलेज होती है कि भैया मेंटल हेल्थ क्या होती है। ठीक है। सो द कंप्लीट नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ makes a teacher qualified to develop deeper insight into unwanted behavior of the students. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26। डगलस तथा हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का अर्थ क्या है? कष्टदायक दशा का विरोध, विपरीत इच्छा, अनहोनी या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का दोस्तों क्या अर्थ है? रेसिस्टेंस टू डिस्ट्रेस, अपोजिट डिजायर, अनटुवर्ड्स, अनहोनी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी दोस्तों आता है डगलस और हॉलैंड के अनुसार संघर्ष का दोस्तों ये चारों के चारों अर्थ आते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27। गोलमैन का नाम किस लिए जाना जाता है? बुद्धि के सिद्धांत के लिए, आध्यात्मिक बुद्धि के लिए, सामाजिक बुद्धि के लिए या फिर सामाजिक बुद्धि के लिए? गोलमैन को क्यों जाना जाता है भाई? कई बार हमने डिस्कस कर लिया है, जो गोलमैन है दोस्तों वो आपके सामाजिक बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। फॉर द इमोशनल इंटेलिजेंस गोलमैन को जाना जाता है। अगला देखेंगे बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसके द्वारा डेवलप किया गया? बुद्धि लब्धि बिने ने, टर्मन ने, रीड ने, कैटल ने। आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डेवलप किया? बिने ने, टर्मन ने, रीड ने या फिर कैटल ने। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू है, आईक्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया गया था टर्मेन के द्वारा। ठीक है ना। जबकि बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसके द्वारा बनाया गया था? वो बिने के द्वारा दिया गया था। मानसिक आयु भी इनके द्वारा ही दी गई। लेकिन जो बुद्धि लब्धि यानी कि आईक्यू है, आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जैसे ज्यादातर पूछा जाता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु बट्टे शारीरिक आयु गुणा 100। ठीक। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। श्रृंखला अधिगम दोस्तों किससे संबंधित है? चेन लर्निंग किससे संबंधित है? इट इज रिलेटेड टू गैने, टॉलमैन, थॉर्नडाइक या फिर ब्रूनर। बड़ा आसान सा दोस्तों क्वेश्चन है। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या होना चाहिए? ठीक। तो जल्दी से दोस्तों इसको बताएंगे। तो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ए वाला ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है। जो गैने हैं इनसे दोस्तों आपका चेन लर्निंग दोस्तों संबंधित है। हमने गैने के दोस्तों आपको सिद्धांत भी दोस्तों बहुत अच्छे से बताया है। तो जो चेन लर्निंग है दोस्तों वो आपके गैनिक से संबंधित हैं। ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है? तो प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम लर्निंग बोलते हैं। द चेंज इन बिहेवियर थ्रू ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इज नोन एज लर्निंग। हुज स्टेटमेंट इज दिस? गेट्स, स्किनर, कॉल्विन या फिर प्रेसी। सो राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन है दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट। देखिए गेट्स के द्वारा दोस्तों स्टेटमेंट दिया गया है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन है वही दोस्तों आपका अधिगम कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू। आई होप दैट यू लाइक दिस सेशन, और जितने भी आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, जितने भी आपके आंसर आ रहे हैं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इससे हमें भी दोस्तों आपको मोटिवेशन मिलेगा कि भैया हम आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लेकर आते रहें। ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।